नमस्कार, जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं द राइस। आज हम बात करेंगे झारखंड। झारखंड एक ऐसा प्रदेश जिसका नाम सुनते ही आपके मन में जो पहला ख्याल आता है कि झारखंड सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य। पर मैं इसके उलट आपको एक नज़रिया देने की कोशिश करता हूं कि झारखंड सबसे गरीब नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर राज्यों में से एक है। झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके पास पूरे देश का 40% मिनरल्स यानी खनिज, जिसमें कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम और ऐसे कई खनिज हैं जिसमें शामिल हैं। एकमात्र ऐसा प्रदेश जिसके पास 30% से अधिक घने जंगल, उपजाऊ जमीन और वो तमाम फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है। लेकिन सवाल है कि यहाँ के लोगों को आज भी बुनियादी ज़रूरतों, बुनियादी चीज़ों के लिए, जैसे दवाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई यानी हॉस्पिटल, कमाई यानी रोजगार, पढ़ाई यानी शिक्षा, इन चीज़ों के लिए देश के दूसरे राज्यों और इवन नाइजर जैसे देश में काम करने के लिए जाना पड़ता है। आप हाल ही में देखे होंगे कि गिरिडीह बगोदर के 5 मजदूर जो नाइजर में फंसे हुए थे, उन्हें लगभग 8 महीने बाद वापस लाया गया। इसके लिए भी वहाँ के स्थानीय लोगों को और पूर्व विधायक जैसे विनोद कुमार सिंह और सुदामा प्रसाद जैसे ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, तब जाकर यह संभव हो पाया। झारखंड आंदोलन को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 1912 में जब बंगाल से अलग एक राज्य बिहार बनता है तो उसमें आज का झारखंड और दोनों ही शामिल थे। लेकिन पहला लिखित दस्तावेज, पहला रिटन डॉक्यूमेंट हमें 1928 में जब उन्नति समाज ने साइमन कमीशन को एक मेमोरेंडम सबमिट करते हैं जिसमें एक अलग राज्य का मांग की गई थी। झारखंड आंदोलन आगे बढ़ता है और 1938 में आदिवासी महासभा का गठन होता है जिसका अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। जयपाल सिंह मुंडा अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय हॉकी टीम के पहले कैप्टन बनते हैं जो 1928 के ओलंपिक में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था। फिर आगे चल के 1949 में आदिवासी महासभा और उन्नति समाज एकजुट करके एक नए पार्टी का गठन होता है जिसका नाम झारखंड पार्टी रखा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि झारखंड पार्टी जब पहली बार चुनाव लड़ती है 1952 में तो लगभग 32 से 33 सीट हासिल कर लेती है। फिर कुछ दिनों के लिए आंदोलन धीमा पड़ जाता है क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा का मृत्यु हो जाता है 1963 में। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक नए पार्टी का फिर से गठन होता है 1972 में, जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनके 3 जो नेता थे वो प्रमुख थे। उनमें पहले विनोद बिहारी महतो, AK रॉय और शिबू सोरेन, ये तीनों लीड कर रहे थे। लेकिन ये छात्रों में उतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा था। इस वजह से फिर निर्मल महतो ने एक स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जिसका नाम ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन रखा गया था, जो छात्रों में एक मजबूती से इस आंदोलन को अगुवाई कर पाए। फिर आगे चल के जब आप जाएंगे तो झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल बनता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे चल के आंदोलन बहुत मजबूत हो जाता है जिसमें से 2 जो सेंट्रल पार्टी हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं कि झारखंड को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में देश का 28वां राज्य और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर झारखंड एक नए राज्य के रूप में उभरता है। आप आगे आके देखेंगे कि झारखंड आंदोलन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और देश के 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर नए राज्य का गठन होता है। खैर, अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि यहाँ के लोगों को आज भी बुनियादी ज़रूरतों, बुनियादी चीज़ों के लिए देश के दूसरे राज्यों और अफ्रीका के नाइजर जैसे देशों में क्यों जाना पड़ता है। इसका 2-3 पॉइंट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी, और दूसरा करप्शन, तीसरा वहाँ का कोल माफिया और चौथा राजनीतिक अस्थिरता। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 पॉलिसी रही है जिसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 और दूसरा ट्रेड इक्विलाइजेशन पॉलिसी 1952। पहले हम लोग माइन एंड मिनरल्स एक्ट समझ लेते हैं। माइन एंड मिनरल्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये
पावर देती है कि वहाँ से खदानों से या कोयला लोहा इत्यादि निकाल सके और स्टेट को रॉयल्टी दे सके। और दूसरा है फ्रेड इक्विलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनियों को सब्सिडी देना शुरू किया और कंपनियों ने सोचा कि जहां से ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सके, ये इसलिए कंपनियों ने जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य में अपना फैक्ट्री लगाना सही समझा और झारखंड में फैक्ट्री नहीं लग पाई। और दूसरा है फ्रेड इक्विलाइजेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी देना शुरू किया, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य में फैक्ट्री लगी। और इसका परिणाम अगर आप देखेंगे तो ना झारखंड में फैक्ट्री लग पाई और ना ही विकास हो पाया। आज झारखंड के लोगों को यही राज्यों में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। अब आते हैं करप्शन यानी भ्रष्टाचार। यहाँ इस हद तक भ्रष्टाचार है कि आप सोच नहीं सकते। आपके गांव से डीलर्स से लेके मुखिया, विधायक, सांसद, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल हैं। इसी में बोकारो के एक डीलर जिनका नाम किशोरी सिंह है, वो राशन का काला बाजारी करते पकड़े गए थे। तो दोस्तों अब आते हैं असली भ्रष्टाचारी पे। ये हैं हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। अगर आप नहीं जानते तो इनका नाम है मधु कोड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने मात्र 684 दिन के कार्यकाल में लगभग 4000 करोड़ रुपये का कोयले का घोटाला किया था। दोस्तों अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वहाँ का कोल माफिया। अगर कोल माफिया को आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से वहाँ काम करता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब देखते हैं आखिरी पॉइंट, वहाँ के राजनीतिक अस्थिरता। मात्र 25 साल के झारखंड में अभी तक 12 से 13 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले चुका है और 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है वहाँ पे। दोस्तों वीडियो के अंतिम में बस इतना कहना चाहेंगे कि झारखंड प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक धरोहर और युवा शक्ति के प्रतीक है, लेकिन यहाँ के बदलते मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार और कोयला माफिया इस राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।